एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज, आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं अपने पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स के बारे में, जैसे हम पीपीई भी कहते हैं। देखो, ये जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स है ये हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था आपके इलेक्ट्रिकल सेफ्टी साइंस के बारे में, कि जो हमारा इलेक्ट्रिकल सेफ्टी साइन होता है क्या होता है। उससे पहले हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिकल सिंबल्स के बारे में। ठीक है, तो ये आपका तीसरा डेमो वीडियो है जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स के बारे में। देखो, इसमें क्या है कि आपको बेसिकली अपने बेसिस पे अपने लिए क्या आपको प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स पहनने हैं। अगर आप मान लो किसी माइंस में जाते हो या कहीं भी जाते हो, किसी फैक्ट्री में जाते हो, तो आपको क्या पर्सनल चीज़ वेयर करना है आपके सेफ्टी पर्पस के लिए। ठीक है, और जब भी आप कोई चीज़ पहनते हो तो कब हमें टोपी पहनना है, कब हमें जूता पहनना है, ये सब चीज़ इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स में, जिसको हम कहते हैं पीपीई। ठीक है, फिर से मैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा अपना प्रमोशन कर देता हूँ अपने कोर्स को लेकर के, है ना। तो देखो, मैं बताना चाहूँगा आप लोग को कि हमारी टीम आप लोग को ओनली 1599 में टोटल 4 सब्जेक्ट्स का कोर्स प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, जो हमारे ऑफिशियल ऐप पे है। तो टोटल 4 सब्जेक्ट्स का हम लोग केवल 1599 में कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें आपको चारों आपके कॉमन सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे जो डिप्लोमा सेकेंड सेमेस्टर के हैं, है ना। जैसे आपका फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, S&A मतलब स्टैटिक्स एंड एनालिटिक्स पढ़ाया जाएगा आपको। ठीक है, फिर PMS यानी कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल आपको पढ़ाया जाएगा, है ना। और लास्ट में आपका एक इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी ES। तो ये चारों चीज़ आपको पढ़ाया जाएगा 1599 में, यानी कि 1600 रुपये में आपको ये चारों सब्जेक्ट मिल जाएगा। अगर पर सब्जेक्ट की बात करें तो पर सब्जेक्ट आपका 400 लगेगा, जिसमें आपका पूरा फुल डिटेल कोर्स एकदम टू द पॉइंट, टू द कंटेंट आपको मिलेगा। ठीक है, तो हमारा जो कोर्स है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक बार आप हमारे ऐप पे जाके चेक करो। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और मतलब समझिए कि बहुत ही अच्छा डिस्क्रिप्टिव कोर्स हमने बनाने की कोशिश करी है। आप चेक करो, कुछ डेमो लेक्चर्स वहाँ भी आपको फ्री मिलेंगे, कुछ यूट्यूब पे आपको फ्री मिलेंगे। ठीक है, उसके बेसिस पे फिर आप को जो जैसा लगता है आप कोर्स परचेस कर सकते हो। अगर आपको कोई दिक्कत होता है तो हमारा जो नीचे नंबर आ रहा है उस पर आप हमें कॉल करके पूछ सकते हो, या डिस्क्रिप्शन में हमारा ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम हैंडल सब कुछ है, आप वहाँ से भी आगे पूछ सकते हो। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। इस लेक्चर का नाम है भाई पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। तो देखो, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स बेसिकली होता क्या है, इस चीज़ को हम लोग थोड़ा समझते हैं। क्या है भाई कि थोड़ा सा इसको बड़ा कर ले। हाँ, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स क्या है इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। देखो, ये में क्या कर रहा है, पीपी रेफर्स टू, क्या कह रहा है, ये जो पीपी है ये रेफर्स टू द आइटम टिपिकली, ये रेफर्स करता है ऐसे आइटम्स के बारे में जो हम लोग वॉर्न करते हैं, पहनते हैं बाय द वर्कर्स। ठीक है, बाय वर्कर्स टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड हजार्ड्स। देखो क्या कह रहा है कि जब कोई हजार्ड होता है, हजार्ड बेसिकली क्या होता है वो हम लोग आगे समझेंगे। ऐसा समझ लो, हजार्ड मतलब कोई दुर्घटना। तो जब कोई दुर्घटना होता है तो उससे बचने के लिए जो भी हम लोग प्रोटेक्शन अपने बॉडी के ऊपर पहन करके रखते हैं उसको हम लोग कहते हैं पीपीई किट। जैसे आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग फैक्ट्री में जाते हैं तो अपने ऊपर एक प्रोटेक्शन पहन करके वो रखते हैं, है ना। उनका ड्रेसिंग सेंस, उनका जूता, है ना, उनका टोपी, उनका ग्लव्स, ये सब क्या है, पीपीई किट है। तो वो सारे प्रोटेक्शंस जो वो अपने बॉडी के ऊपर पहन के रखते हैं, वो किस लिए पहन के रखते हैं, ताकि वो हजार्ड से बच सके। उसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, पीपी कहते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं। तो इस चैप्टर में मेजरली हमें बात करना है इलेक्ट्रिकल पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स के बारे में, जो कि आपके सेकेंड पॉइंट में लिखा हुआ है। देखो क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिकल पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, है ना, इलेक्ट्रिकल पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, जिसको हम लोग पीपीई कहते हैं। तो ये प्रोग्राम हमें क्या समझाते हैं, क्योंकि हमें इलेक्ट्रिकल के बारे में ही ज़्यादातर पढ़ना है। तो इलेक्ट्रिकल पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हमें बताता है, प्रोग्राम प्रोवाइड्स दैट। ये देखो, अगर इलेक्ट्रिकल से बचने के लिए हमें कोई पीपीई किट पहनना है तो हमें ऐसा पीपीई किट पहनना होगा जो हमें इलेक्ट्रिकल हजार्ड से बचाए। तो यही चीज़ कह रहा है कि इलेक्ट्रिकल पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट क्या होता है। तो ये ऐसा प्रोग्राम होता है जो हमें प्रोवाइड करता है रिक्वायरमेंट टू इंश्योर इलेक्ट्रिकल वर्कर। ठीक है, ये इंश्योर करता है किसे, इलेक्ट्रिकल वर्कर्स को। ठीक है, किस लिए इंश्योर करता है, देखो कोई भी इलेक्ट्रिकल वर्कर अगर पोल पे चढ़ के काम कर रहा है या ओवरहेड वायर के नीचे काम कर रहा है तो उसको
कपड़ा जो हम लोग ये पीपीई किट देते हैं उसको पहन के वो बहुत ज़्यादा मतलब सिक्योर फील करता है ना। तो ये प्रोटेक्ट करता है उन्हें किससे, इलेक्ट्रिकल हजार्ड से, है ना। इलेक्ट्रिकल हजार्ड से वो प्रोटेक्ट करेगा वाइल वर्किंग ऑन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स। जब हम इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स पे काम करेंगे तो हमें वो जो हमारा पीपीई किट है वही हमें प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हजार्ड क्या होता है भाई। हजार्ड, व्हाट इज हजार्ड। तो देखो, ए सोर्स ऑफ पॉसिबल इंजुरी, ये क्या कह रहा है, एक ऐसा सोर्स होता है जिसमें हमें कुछ पॉसिबल इंजुरी हो सकता है या फिर कुछ डैमेज हो सकता है किसका, हेल्थ का, उसी को हम क्या कहते हैं, हजार्ड, है ना। ऐसा नहीं कि हजार्ड मतलब कोई मतलब तूफान उफान आना, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बिजली बिजली कड़कना, ये हजार्ड नहीं है। बाढ़ वगैरह आना हजार्ड नहीं। हजार्ड वो भी हो सकता है, लेकिन हजार्ड का मतलब ये होता है कि ऐसा चीज जिससे आपको कुछ पॉसिबल इंजरी हो गया, आपके हेल्थ में कुछ डैमेज हो गया, वो हजार्ड है। जैसे आप बाथरूम में नहा रहे हो, वहीं पे आप गिर गए, तो वो भी एक तरह का हजार्ड है, ठीक है। तो हजार्ड की अगर बात करें तो ऐसा चीज, ऐसा सोर्स जिसके वजह से आपको कोई पॉसिबल इंजरी हो सके, ठीक है, या फिर मतलब आपके हेल्थ में कुछ डैमेज हो सके, उसे हम कहते हैं हजार्ड, ठीक है। तो ये एक तरह का सोर्स होता है बाबू, कि किस सोर्स के वजह से आपको इंजरी हो रहा है ना। जैसे पॉल्यूशन, पॉल्यूशन भी एक तरह का हजार्ड है, उसके वजह से हमें इंजरी हो सकती है। इलेक्ट्रिक करंट भी एक तरह का हजार्ड है, उसकी वजह से हमें इंजरी हो सकती है, पॉसिबल डैमेज ऑफ हेल्थ हो सकता है। तो हम यहाँ पे बात करने वाले शॉक हजार्ड के बारे में। शॉक हजार्ड क्या होता है, तो देखो, शॉक हजार्ड एक डेंजरस कंडीशन है एसोसिएटेड विद द पॉसिबल रिलीज ऑफ एनर्जी caused by the contact of approach of energized electrical conductor और circuit parts। देखो क्या कह रहा है, ये एक डेंजरस कंडीशन होता है। ये क्या होता है, एक तरह का ये डेंजरस कंडीशन होता है जो एसोसिएट करता है पॉसिबल रिलीज ऑफ एनर्जी को। देखो ये क्या कर रहा है, ये एसोसिएट करता है पॉसिबल रिलीज ऑफ एनर्जी को, है ना। और ये कैसे होता है, तो ये होता है जब आप किसी भी चीज़ के मतलब किसी भी एनर्जाइज्ड चीज़ के कांटेक्ट में आते हो, एनर्जाइज्ड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर या किसी सर्किट के कांटेक्ट में अगर आते हो तो आपको शॉक लग सकता है। उसी को हम कहते हैं शॉक हजार्ड, है ना। शॉक हजार्ड मतलब जैसे हमें करंट लगता है तो हम कैसे सुन सा हो जाता है हमारा बॉडी, तो क्यों ऐसा होता है, तो ये एक डेंजरस कंडीशन है जो कैसे होता है, ये एक पॉसिबल रिलीज ऑफ एनर्जी की वजह से होता है। हमारे बॉडी से कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी निकल जाना, और कहीं ऐसा हमारे बॉडी से किसी कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी का रिलीज क्यों होता है, जब हम किसी भी एनर्जाइज्ड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर के कांटेक्ट में आते हैं, है ना। जैसे किसी भी मतलब समझ लो कि किसी भी स्विच वगैरह को अगर हम छू लेते हैं तो एक एनर्जाइज्ड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है या एक सर्किट पार्ट है, तो जब उसको टच करेंगे तो हमारे बॉडी से वहाँ से कुछ एनर्जी निकला और हमारे बॉडी से कुछ एनर्जी का रिलीज हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, जिसकी वजह से हम शॉक में चले जाते हैं। उसी को हम कहते हैं शॉक हजार्ड, ठीक है। अब यहाँ पे बात होता है एनर्जाइज्ड वर्ड जो है, ये एनर्जाइज्ड वर्ड क्या है, तो देखो एक एनर्जाइज्ड वर्ड इसको बोलते हैं कि ऐसा सोर्स जिसके पास वोल्टेज हो, जिसके पास करंट हो, उसको हम कहते हैं मतलब जिसके पास एक अमाउंट ऑफ एनर्जी हो, है ना। तो इलेक्ट्रिकल कनेक्टेड टू और इज अ सोर्स ऑफ वोल्टेज। सिंपल वर्ड में अगर देखा जाए तो ये क्या होता है, एक सोर्स ऑफ वोल्टेज होता है, जिसे कनेक्ट करते ही, जिसे टच करते ही हमें एक अलग लेवल का एनर्जी मिलता है जो हमारा बॉडी झेल नहीं पाता है, तो उसी को हम कहते हैं एनर्जाइज्ड, ठीक है। तो ये सब छोटे छोटे की पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, एक एक मार्क्स में ये सब आ सकता है। तो फिर से एक बार शुरू से हम लोग रिकॉल करते हैं एकदम फटाक फटाक से। क्या हमने पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स किसे कहते हैं, तो ये पीपी एक ऐसा टिपिकली वॉर्न पहनने वाला, क्योंकि हम इसे हमेशा नहीं पहन सकते इसीलिए कह रहा टिपिकली वॉर्न, है ना। तो टिपिकली वॉर्न पहनने वाला एक कपड़ा होता है जिसे हम प्रोटेक्शन के पर्पस पे पहनते हैं, जो हमें किसी भी हजार्ड से बचाता है। हजार्ड क्या होता है, तो एक ऐसा पॉसिबल इंजरी जो आपके हेल्थ को डैमेज कर सके, है ना, या फिर आपके बॉडी को इंज्योर कर सके, है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, हजार्ड कहते हैं। अब देखो इलेक्ट्रिकल पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो हमें इंश्योर फील कराता है, किससे, इंश्योर फील कराता है पर्सन को या वर्कर्स को, किससे, इलेक्ट्रिकल हजार्ड से। या फिर हम किसी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स पे काम करते हैं और अगर हम इलेक्ट्रिकल पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहन के रखे हैं तो हम इंश्योर फील करेंगे, हम सिक्योर फील करेंगे, है ना। चलिए आगे, हजार्ड क्या होता है, अ सोर्स ऑफ पॉसिबल इंजरी और डैमेज टू द हेल्थ। शॉक हजार्ड क्या होता है, एक ऐसा डेंजरस कंडीशन जिसमें कोई भी बॉडी के अंदर से पॉसिबल रिलीज अमाउंट ऑफ एनर्जी हो जाए, ठीक है। और वो कैसे होगा, तो कब, जब हम एनर्जाइज इलेक्ट्रिकल कंडक्टर या किसी सर्किट पार्ट्स के कांटेक्ट में आ जाएंगे तो उसको हम कहते हैं शॉक हजार्ड्स। अच्छा, उसके बाद है एनर्जाइज्ड, किसको कहते हैं, तो सोर्स ऑफ वोल्टेज, एक वर्ड में याद रखो, सोर्स ऑफ वोल्टेज इज कॉल्ड एनर्जाइज्ड, है ना। चलिए
अब हम बात करते हैं कि चलो भाई हमने समझ लिया कि शॉक क्या होता है, शॉक हजार्ड क्या होता है, फिर उसके बाद हमने इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स पढ़ लिया, पीपी पढ़ लिया। अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रिकली सेफ वर्क कंडीशन क्या होता है। देखो, हम अगर किसी भी जगह पे काम करने जाए, सपोज दैट आप एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो या फिर आप किसी भी फैक्ट्री में काम कर रहे हो, ठीक है, और आप एक इंजीनियर हो, ठीक। अब वहां पे आपके सर के ऊपर से एक वायर जा रहा है और आप पढ़े लिखे हो, आपने देखा कि उस वायर पे 220 नहीं 440 वॉट लिखा हुआ है, 440 वोल्ट लिखा हुआ है। तो आपके दिमाग में जाएगा, अरे यार ये तो 440 वोल्ट वाला वायर है, तो इसके नीचे काम करना मेरे लिए सेफ होगा या नहीं। अगर ये वायर गलती से टूट के गिर गया या कहीं पे भी इस वायर में शॉर्ट सर्किट हो गया और उससे आर्क निकलने लगा, आर्क मतलब उससे चिंगारी निकलने लगा या उससे आग निकलने लगा, तो उस केस में अगर मैं बिना टोपी के या बिना जूते के या बिना ग्लव्स के काम करूंगा तो मेरा शायद में भी डेथ हो सकता है या हमारे मतलब बॉडी में कुछ इंजरी हो सकती है। तो उसके लिए हमें यह पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिकल सेफ वर्क कंडीशन क्या होता है, ताकि जब भी हम फैक्ट्री में काम करें तो हम एक सेफ कंडीशन में अपने आप को ले जाकर के काम करें। और ऐसा आपको पता रहेगा तब आप करोगे। अगर आपको पता नहीं रहेगा तो आपके मैनेजर आपको कोई ना जूता देंगे, ना टोपी देंगे, ना कुछ नहीं देंगे और बोलेंगे कि चले जाओ काम करने के लिए, ठीक है, क्योंकि आपको पता नहीं है। और अगर आपको पता रहेगा तो आप उस जगह पे काम करने से पहले अपने मैनेजर से, आपके जो भी सीनियर्स हैं उनसे आप डिमांड करोगे, सर मेरे पास टोपी नहीं है, विदाउट टोपी मैं काम नहीं करूंगा, विदाउट हार्ड हेड्स, जिसको टोपी जो हम लोग कहते हैं उसको हार्ड हेड्स कहते हैं, तो विदाउट हार्ड हेड्स मैं काम नहीं करूंगा, विदाउट ग्लव्स मैं काम नहीं करूंगा, है ना। तो इसीलिए ये सारे चैप्टर्स आपको पढ़ाए जा रहे हैं ताकि आप फैक्ट्री में जाओ तो आपको नॉलेज हो, ठीक है। तो देखिए, इलेक्ट्रिकली सेफ वर्क कंडीशन क्या होता है, इस कंडीशन को हम लोग समझते हैं। एक ऐसा स्टेट, पहले इसको समझते हैं, एक ऐसा स्टेट इन विच इलेक्ट्रिकल कंडक्टर और सर्किट पार्ट हैज बीन डिस्कनेक्टेड फ्रॉम एनर्जाइज्ड पार्ट। देखो इसमें मेन पॉइंट क्या है, इसमें कह रहा है इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, ठीक है, या फिर कोई सर्किट पार्ट को ले लो, ठीक है, उसको आप क्या कर दो, डिस्कनेक्ट कर दो। किससे डिस्कनेक्ट कर दो, एनर्जाइज्ड पार्ट से, तो वो आपके लिए वर्किंग सेफ वर्किंग कंडीशन के अंदर आ जाता है। मतलब एक ऐसा स्टेट जिसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टर या सर्किट पार्ट को हम क्या कर दिए, डिस्कनेक्ट कर दिए, किससे, एनर्जाइज्ड पार्ट से। अगर हम डिस्कनेक्ट कर दिए तो वहां पे करंट नहीं है, अब करंट नहीं है तो हम इजीली काम कर सकते हैं, है ना। वो लॉक्ड हो जाना चाहिए, वहां जो करंट है वो लॉक्ड होना चाहिए या टैग्ड हो जाना चाहिए, फंसा हुआ रहना चाहिए। जैसे स्विच ऑफ कर दिया तो टैग्ड हो गया या लॉक्ड हो गया। अकॉर्डिंग विद द स्टैंडर्ड पॉलिसी टेस्टेड टू इंश्योर द एब्सेंस ऑफ वोल्टेज एंड ग्राउंडेड इफ डिटरमाइंड नेसेसरी। जब भी आप काम करने जा रहे हो तो आपको सबसे पहले स्टैंडर्ड पॉलिसी के तहत, आपको आगे हम लोग पढ़ेंगे स्टैंडर्ड पॉलिसी क्या होता है, स्टैंडर्ड पॉलिसी के तहत आपको टेस्ट करना है और इंश्योर करना है, टेस्ट करके आपको अपने अंदर मतलब इन सिक्योरिटी फील करवाना है कि वहां पे कोई भी एब्सेंस, माने कोई भी वोल्टेज नहीं है, वहां एब्सेंस ऑफ वोल्टेज है ना। मतलब जैसे आपको मान लीजिए कोई आदमी बोल दिया कि हाँ सर चलिए स्विच काट दिए, तो स्विच काट दिए तो इसका मतलब ये नहीं कि आप चले जाओगे किसी के बात पे भरोसे में। आपको पहले उस चीज को चेक करना है कि सही में स्विच कटा है या नहीं, या फिर कहीं से लीक तो नहीं हो रहा है करंट का। तो आपको एब्सेंस ऑफ वोल्टेज को चेक करना है और चेक करना है कि वो ग्राउंडेड है कि नहीं, ग्राउंडेड यानी कि अर्थिंग है कि नहीं, है ना। अगर अर्थिंग जरूरी है तो ठीक है, इफ डिटरमाइंड नेसेसरी अगर लिखा हुआ ऐसा तो आप अर्थिंग रहने से क्या फायदा होता है कि अगर आपको करंट लग भी रहा है तो वो अर्थिंग के थ्रू वापस चला जाए, मतलब वो करंट बहुत देर तक नहीं लगेगा, बहुत थोड़ी देर तक लगेगा। तो उसी को कहते हैं इलेक्ट्रिकल सेफ वर्क कंडीशन। तो सबसे पहला चीज इसमें याद रखना है कि जब भी इलेक्ट्रिकल सेफ वर्क कंडीशन पूछे तो आप इलेक्ट्रिकल कंडक्टर या सर्किट को आप डिस्कनेक्ट कर दोगे एनर्जाइज पार्ट से, लॉक कर दोगे, टैग कर दोगे, है ना, और इंश्योर माने चेक करोगे कि वहां पे कोई भी वोल्टेज प्रेजेंट नहीं है और अर्थिंग फैसिलिटीज है या नहीं, तभी आप वहां पे काम करोगे, तब आप एक सेफ वर्क कंडीशन के अंदर काम कर रहे हो। चलो आगे बात करते हैं। आगे आता है इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स किसे कहते हैं। देखो आगे बात करने वाले हम लोग इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स। हजार्ड्स मैंने आपको समझा दिया, दिमाग में समझ में आ गया होगा, एक दुर्घटना जिससे आपके हेल्थ को कोई ना कोई इंजुरी हो जाए, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल शॉक्स और एंड बर्न्स। देखो इलेक्ट्रिकल हजार्ड में सबसे पहला चीज क्या आ रहा है, इसमें सबसे पहला चीज आ रहा है इलेक्ट्रिकल शॉक्स, इलेक्ट्रिकल शॉक एंड बर्न, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, देखो सबसे पहला तो आपको करंट लग सकता है। अगर इलेक्ट्रिकल हजार्ड की बात करें तो सबसे पहले आपको करंट लग सकता है, या फिर करंट के शॉर्ट सर्किट की वजह से उस पूरे एरिया में आग लग सकता है ना। और आप माने करंट कहीं और ब्लास्ट हुआ लेकिन आप उसके बगल में खड़े थे तो आपके बॉडी पे भी आर्क पड़ने की वजह से, माने आपके बॉडी पे भी चिंगारी पड़ने की वजह से आपका बॉडी भी जल सकता है ना। तो इलेक्ट्रिकल शॉक हो सकता है, या तो आपको करंट लग जाए या तो आपका बॉडी जल जाए अगर शॉर्ट सर्किट हुआ तो।
चलो आगे देखते हैं आर्क फ्लैश बर्न। आर्क फ्लैश बर्न किसे कहते हैं, है ना। आर्क फ्लैश बर्न भी एक इलेक्ट्रिकल हजार्ड के अंदर आता है। तो ये क्या है, तो देखो अ डेंजरस कंडीशन एसोसिएटेड विद द पॉसिबल रिलीज ऑफ, देखो ये भी वही चीज है, एक ऐसा डेंजरस कंडीशन जिसमें पॉसिबल रिलीज हो रहा है एनर्जी का, ठीक है, काउज बाय एन इलेक्ट्रिकल आर्क, है ना। एक ऐसा मतलब जैसे एक ऐसा एनर्जी जिससे मतलब जो इलेक्ट्रिकल आर्क से निकला है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल आर्क मतलब समझ रहे हो ना, इलेक्ट्रिकल वही बोल सकते हैं चिंगारी, है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से जो चिंगारी निकलता है उससे अगर आपके बॉडी में कोई ऐसा मतलब डेंजरस कंडीशन आ रहा है, कोई आपके इंजरी मतलब बॉडी में इंजरी हो रहा है, तो उसको हम कहते हैं आर्क फ्लैश बर्न। मतलब आर्क के फ्लैश, फ्लैश मतलब समझ रहे हो ना, चिंगारी। तो मैंने कोई भी इलेक्ट्रिकल आर्क है, उसके उससे जो चिंगारी निकला उससे आपका बॉडी जल गया, है ना। तो वो भी एक तरह का क्या है, इलेक्ट्रिकल हजार्ड के अंदर है। फिर है आर्क ब्लास्ट इम्पैक्ट। आर्क ब्लास्ट इम्पैक्ट क्या होता है कि मैंने कहीं पे भी आर्क ब्लास्ट कर गया। आर्क मतलब जैसे आपने देखे होंगे, आपने बहुत बार सुने होंगे कि आपके घर के आसपास जो ट्रांसफार्मर है वो ब्लास्ट हो गया। तो ब्लास्ट हो जाने का मतलब क्या होता है, अगर ब्लास्ट हो गया तो उससे किसी को दिक्कत नहीं होता, लेकिन अगर कोई बगल में खड़ा है तो उसका जो चिंगारी निकलता है या उसका जो साउंड प्रोड्यूस होता है या ब्लास्ट की वजह से जो भी मटेरियल हवा में उड़ेगा उससे भी आपको चोट लग सकता है। तो वो भी एक तरह का क्या है, इलेक्ट्रिकल हजार्ड है। या फिर अदर पोटेंशियल इलेक्ट्रिकल सेफ्टी हजार्ड, और भी बहुत सारे इलेक्ट्रिकल सेफ्टी हजार्ड हो सकते हैं, है ना। ये यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन आपको मेनली 3 पढ़ने, 3 या 4 तो पढ़ने हैं। पहला आपको क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रिकल शॉक एंड बर्न, पहला हो गया। दूसरा आपको आर्क फ्लैश बर्न पढ़ना है, और तीसरा आपको आर्क ब्लास्ट इम्पैक्ट पढ़ना है। कोई भी पूछेगा इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स कितने होते हैं, तो आपको कम से कम इलेक्ट्रिकल शॉक बर्न्स, आर्क फ्लैश बर्न्स एंड आर्क ब्लास्ट इम्पैक्ट्स के बारे में जरूर बताना है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। आगे आता है कि शॉक अगर हमें लगा है तो शॉक से बचने के लिए, माने इलेक्ट्रिसिटी, देखो अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने पढ़ा इलेक्ट्रिकल शॉक्स, फिर बर्न्स, फिर आर्क फ्लैश बर्न्स और आर्क ब्लास्ट इम्पैक्ट। तो अब हम पढ़ेंगे कि इन सारे चीजों से बचने के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रिकल हजार्ड हमने देखा कि 3 तरीके का होता है, ठीक है। अब इन तीनों से बचने के लिए हम लोग कैसा कैसा ड्रेस पहनेंगे या कैसा कैसा इक्विपमेंट यूज करेंगे वो भी हम लोग देखने वाले हैं। तो देखो इलेक्ट्रिकल शॉक के लिए हमें क्या पढ़ना चाहिए, तो देखो शॉक प्रोटेक्टिव पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, मतलब शॉक से प्रोटेक्ट होने के लिए, है ना। शॉक से प्रोटेक्ट होने के लिए जो हमारा पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होगा, माने जो हमारा पीपीई किट होगा वो क्या होगा, वो हमें देखना है। उसमें क्या क्या होगा, देखो तो सबसे पहला चीज, शॉक मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट। तो देखो इलेक्ट्रिक करंट, अगर हमें इलेक्ट्रिक करंट से बचना है तो तुम ही लोग सोचो, अगर मैं ये नॉर्मल वाला शर्ट पहन के चल जाऊं इलेक्ट्रिसिटी वायर पे काम करने के लिए तो मैं बचूंगा, नहीं बचूंगा। लेकिन अगर मैं मान लो इंसुलेटेड शर्ट पहन लूं, इंसुलेटेड मतलब एक रबर का शर्ट पहन लूं, पूरा पूरा बॉडी मेरा रबर से कवर है, एक ऐसा जैकेट मैं पहन लूं, तो क्या मेरे को कहीं से भी इलेक्ट्रिकल करंट लगने वाला है, नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि मेरा बॉडी एक कंडक्टर है, और जिस भी चीज को मैं छूंगा वो भी, मैंने जो इलेक्ट्रिकल पार्ट को मैं छूंगा वो भी एक कंडक्टर होगा। तो होगा क्या कि जब हम रबर का ड्रेस पहनेंगे तो वो उनके बीच में एक मीडियम प्रोवाइड कर देगा, जिसकी वजह से 2 कंडक्टर्स के बीच में अट्रैक्शन माने कनेक्शन नहीं होगा और हमें करंट नहीं लगेगा, है ना, यही होता है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या होता है कि हमें एक ऐसा ड्रेस पहनना है जो आइसोलेटेड हो, है ना। तो देखो यहाँ क्या लिख रहा है, शॉक प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स इज इंडेड टू आइसोलेट द wearer फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल सर्किट, इलेक्ट्रिकल करंट। माने ये हमें मेन फंक्शन क्या करता है, शॉक प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट हमें क्या करवाता है, ये हमें आइसोलेट करता है, किससे, जो भी वीरर होते हैं, जो भी कपड़ा को पहन रहा है, जो भी किट को पहन रहा है, उसे वो आइसोलेट कर देगा, किससे, इलेक्ट्रिकल करंट से, ठीक है। इसके जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं, ऑल इक्विपमेंट शुड बी नॉन कंडक्टिव मटेरियल, इनके जितने भी इक्विपमेंट्स होंगे वो सारे के सारे कैसे मटेरियल्स होंगे, नॉन कंडक्टिव मटेरियल्स होंगे। अब समझ में आ रहा नॉन कंडक्टिंग क्यों होगा भाई, नॉन कंडक्टिंग अगर नहीं रहेगा तो वो हमारे जैसे, हमारा बॉडी भी कंडक्टर है और हम किसी वायर को छुएंगे वो भी कंडक्टर है, तो बीच में नॉन कंडक्टिंग आना चाहिए ना, तभी तो हमको बचा पाएगा। अब देखो, अब वो नॉन कंडक्टिंग भी अजीब सा हो सकता है, जैसे मान लो ये मैंने कपड़ा पहना, ये पतला है, अब इतना ही पतला हम एक नॉन कंडक्टिंग मटेरियल पहन लिए और चढ़ गए 440 वाट के करंट पे, तो हमें तो ये वो जो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है वो 440 वाट, वो ये इतना पतला कपड़ा को जला देगा। तो हमें एक परफेक्ट रेटेड पहनना कपड़ा, परफेक्ट रेटेड फॉर वोल्टेज, है ना, ऐसा कपड़ा पहनना है जो हमारा वोल्टेज रेटेड हो, माने उसमें वोल्टेज रेटेड लिखा होता है। जब भी आप ड्रेस वगैरह पहनोगे ना
तो उसमें लिखा रहता है कि वो इतना झेल सकता है करंट को, मैंने 220 वाट को झेल सकता है, 440 वाट को झेल सकता है। तो आपको रेटेड देख करके पहनना है, कुछ भी नहीं पहन लेना। अब देखो यहाँ लिखा भी है, ऑलवेज रीड द लेबल्स ऑफ शॉक प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। हमेशा आप शॉक प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स के लेवल को पढ़ें, है ना, लेवल्स को चेक करें कि कितने लेवल के करंट को झेल सकता है ना, कितने शॉक्स को ये झेल सकता है। और इसमें जो भी कलर होते हैं, रेड, ब्लू, ग्रीन, ये बस एक गाइडलाइन के लिए होता है ना। जैसे मान लो, अगर मान लो कोई रेड पहन के काम कर रहा है तो वो बहुत ही डेंजर पार्ट में काम कर रहा है, अगर ग्रीन पहन के काम कर रहा है तो वो एक सेफ लाइन में काम कर रहा है ना। तो अलग अलग जगह पे, माने जो रेड पहन के काम कर रहा है डेंजर लाइन में काम कर रहा है। तो अलग अलग गाइडलाइन के लिए बस ये आपका कलर दिया रहता है। आपने पहले पढ़ा है पहले वाले चैप्टर में कि क्या कलर का रोल होता है, ठीक है। और भी देखते हैं, इसमें बस इतना ही पॉइंट नहीं है, हमें शॉक से बचना है तो हमारे हाथ, पैर, आई सबको बचाना है। तो देखो, ऑल द बॉडी पार्ट दैट कुड बी एक्सपोज टू एनर्जाइज कंडक्टर, जितने भी बॉडी पार्ट एनर्जाइज कंडक्टर में एक्सपोज हो सकते हैं। जैसे कि मेरा जितना भी बॉडी पार्ट है, ये मेरा हैंड है, तो ये मतलब ये मेरा जो भी हाथ है ये खुला जगह में आ सकता है, ठीक है। मेरा फुट मतलब मेरा पैर खुला जगह में आ सकता है। मेरा आर्म मतलब ये आर्म हो गया, वो खुला जगह में आ सकता है। मेरे आईज खुले जगह में आ सकते हैं, है ना। मेरा हेड आ सकता है। तो इन सब से बचने के लिए, मतलब बेसिक जैसे कोई भी आदमी अगर इलेक्ट्रिसिटी का काम करेगा तो अपने कमर से तो काम करेगा नहीं, वो काम किससे करेगा, अपने हाथ से, पैर से, है ना। और फेस वगैरह जहाँ भी काम करेगा तो फेस तो जाएगा ही। तो उसे क्या प्रोटेक्ट करना है, मेनली अपने हाथ को प्रोटेक्ट करना है, अपने आर्म्स को प्रोटेक्ट करना है, अपने फुट को प्रोटेक्ट करना है। तो यही चीज यहाँ कह रहा है कि ऑल द बॉडी पार्ट दैट कुड बी एक्सपोज्ड टू एनर्जाइज कंडक्टर, मतलब जितने भी बॉडी पार्ट हमारे एनर्जाइज कंडक्टर में एक्सपोज हो सकते हैं उसको हमें मस्ट बी प्रोटेक्टेड, उसको तो प्रोटेक्ट करना ही चाहिए। पूरे बॉडी में ड्रेस ना पहने, लेकिन अपने हाथ, पैर, ये सबको तो प्रोटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि वो एनर्जाइज कंडक्टर के सामने जल्दी एक्सपोज हो जाते हैं, है ना। जैसे ज़्यादातर हम लोग काम कर रहे हैं तो मेरा हाथ तो यूज़ होगा ही यार, पैर तो यूज़ होगा ही, आर्म्स तो यूज़ होगा ही, और फेस तो जाना ही है, तो इसको तो प्रोटेक्ट करना ही है। तो देखो, इसमें सबसे पहला चीज़ क्या है, हैंड है, दूसरा है आर्म प्रोटेक्शन, तीसरा है आपका फुट प्रोटेक्शन, और चौथा है आपका आई प्रोटेक्शन। तो अब हम एक एक करके पढ़ेंगे कि हैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करना है, आर्म को प्रोटेक्ट करने, हैंड और आर्म को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करना है, फुट को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करना है, और आई को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करना है। तो देखो, आई को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें नॉन कंडक्टिव, देखो यहाँ पे ध्यान से, नॉन कंडक्टिव सेफ्टी ग्लासेस पहनने हैं, है ना। ऐसे ग्लास पहनने हैं जिसमें कंडक्शन नहीं हो सकता, जिसमें करंट का पास नहीं हो सकता, तो हमें नॉन कंडक्टिव सेफ्टी ग्लास पहनने हैं। और अदर शॉक प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स भी हो सकते हैं, है ना। भाई ये तो मैंने बेसिक्स इंपॉर्टेंट शॉक प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स बताया। देखो, ये सारे के सारे जो मैंने हैंड से लेके ये जो भी बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ना। ये तो सबको पहनना ही चाहिए। लेकिन इधर वाला जो तुम देख रहे हो ना, ये अदर में आ जाता है, ये में भी पहन भी सकते हो, नहीं भी पहन सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ लिखा हुआ है रबर मैट्स, है ना, रबर का चटाई होना चाहिए, रबर का ब्लैंकेट होना चाहिए, है ना, और रबर का ट्यूब होना चाहिए, ठीक है, और लाइन कवर्स होने चाहिए, ठीक। तो ये बेसिक मैंने एक्स्ट्रा में आप लिख सकते हो अदर शॉक प्रोटेक्टिव, ठीक है। अब देखो, और भी अदर शॉक प्रोटेक्टिव में है नॉन कंडक्टिव लीडर्स, मैंने लेडर्स, मैंने की सीढ़ी होना चाहिए नॉन कंडक्टिव, है ना। और भी नॉन कंडक्टिव टूल्स होने चाहिए अगर आप इलेक्ट्रिसिटी का काम कर रहे हो तो। अब हम लोग अपने मेन पार्ट को पढ़ने वाले। हेड का प्रोटेक्शन सबसे पहले पढ़ेंगे, फिर आई का पढ़ेंगे, फिर हैंड का पढ़ेंगे, फिर फुट का पढ़ेंगे, क्योंकि सबसे पहले हमारा हेड इंपॉर्टेंट है ना। हेड और फेस, मान लो अब हेड में ही कुछ हो गया, फेस में ही कुछ हो गया, तो झूठ मूठ का मतलब इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बने हुए हैं और फेस ही खराब हो गया, तो फिर कोई शादी वादी भी नहीं करेगा, है ना। तो अपने हेड और फेस को बचाना तो अपना काम है भैया, तो ये सब पढ़ना तो जरूरी है ना। तो हेड एंड फेस प्रोटेक्शन में देखो क्या है, नॉन कंडक्टिव हार्ड हेड्स हमें पहनने हैं। हार्ड हेड्स का मतलब क्या होता है, एक ऐसा सेल या ऐसा टोपी जिसके ऊपर अगर हैवी वजन भी अगर गिर जाए तो वो जल्दी टूटेगा नहीं, है ना। जनरली हम लोग पहनते हैं येलो कलर का जो टोपी होता है या वाइट कलर का जो टोपी होता है ना, आप लोग देखोगे फैक्ट्री में, उसको हम कहते हैं हार्ड हेड्स। तो नॉन कंडक्टिव हार्ड हेड्स होने चाहिए। ऐसा नहीं कि कंडक्टिव हार्ड हेड्स, लोहा का हार्ड हेड्स पहन लिए और मस्त चल रहा है, तो नहीं, नॉन कंडक्टिव हार्ड हेड्स होने चाहिए। और ऐसा नहीं कि जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का काम करता है वही पहन सकता है, भाई तुमको हर एक फैक्ट्री में पहनना है, क्योंकि कहीं भी किसी भी फैक्ट्री में चल जाओ, हर जगह इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ है भाई, और वहाँ पे तुम्हारा इलेक्ट्रिकल हजार्ड हो सकता है। तो नॉन कंडक्टिव हार्ड हेड्स पहनने हैं तुमको। शॉल बी वॉर्न whenever there is a danger of head injury from a electric shock। बोल रहा है कि अगर आपके सर पे माने कोई भी इंजरी, हेड इंजरी का चांसेस है, ठीक है। जैसे मान लो आपके सर से ऊपर से वायर जा रहा है और आपको उसी के नीचे काम करना है ना,
तो आपको हार्ड हैट्स पहनने चाहिए, है ना। और बर्न्स माने आग वाग लगने का भी टेंशन है तो आपको हार्ड हैट्स पहनने चाहिए, है ना। देखो लिख रहा है क्या यहाँ पे, एक बार फिर से हम पढ़ते हैं। वेन एवर द देयर इज अ डेंजर of head injury from electrical shocks or burn due to contact with live parts from flying object resulting from an electrical arc flash explosion। देखो यहाँ पे एक चीज़ मैंने यहाँ पे आपको नोटिस करना चाहिए। क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिकल शॉक था तो क्लियर था कि भाई हमारे सर के ऊपर से कोई वायर जा रहा है या कोई भी चीज़ जा रहा है तो नीचे हमें क्या पहनना है, हार्ड हैट्स पहन के रखना है ना, आग वाग से बचने के लिए भी। लेकिन बोल रहा है कि अगर मान लीजिए कि आप लाइव पार्ट में कोई भी चीज़ माने लाइव करंट से टकरा गया और वहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो गया, और शॉर्ट सर्किट होने की वजह से ब्लास्ट हो गया या आग लग गया, तो वहाँ पे कुछ फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, मैंने शुरू में ही बोला था कि कोई फ्लाइंग ऑब्जेक्ट उड़ सकते हैं, माने जैसे ब्लास्ट हुआ तो कुछ भी लोहा का टुकड़ा वगैरह उड़ सकता है ना, और गिर सकता है नीचे की तरफ। ऊपर में फैक्ट्री है और नीचे आप जा रहे हो, ऊपर में ब्लास्ट हो गया अचानक से, तो नीचे बहुत बड़ा भारी चीज़ गिर सकता है। तो उस केस में बचने के लिए हमें क्या करना होगा, उस केस में हमें पहनना होगा आपका हार्ड हैट्स। तो वही चीज़ यहाँ लिख रहा है कि फ्लाइंग ऑब्जेक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल आर्क फ्लैश एक्सप्लोजन, है ना। इलेक्ट्रिकल आर्क का में कुछ अगर एक्सप्लोजन हो जाता है शॉर्ट सर्किट की वजह से, तो वहाँ पे जो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स है उससे बचने के लिए भी आपको हार्ड हैट्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आर्क रेटेड हुड प्रोटेक्ट द इंटायर हेड, और आपको आर्क रेटेड हुड खरीदने चाहिए जब भी आप पहनो। हालांकि खरीदते नहीं है, कंपनी खुद देता है अपने हिसाब से, तो क्योंकि सेफ्टी से कोई भी मायने ये नहीं करता है। तो आर्क रेटेड हुड आपको प्रोटेक्ट करता है किससे, इंटायर हेड को। आपको आर्क रेटेड हुड्स पहनने चाहिए, है ना। और जो आर्क रेटेड हुड्स होते हैं उसमें एक चीज़ और रहता है जिसको हम लोग कहते हैं बेलेकेफ्स। बेलेकेफ्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, फिट ओवर द हेड टू कवर द फोरहेड एंड चिक्स एंड चिन्स। देखो जो बेलेकेफ्स होते हैं वो क्या होते हैं कि आपने देखा होगा कि आगे निकला हुआ रहता है, थोड़ा सा टोपी पहने और वो आगे निकला हुआ रहता है, और उसके सामने एक वाइट कलर का ऐसे मतलब ग्लास टाइप का रहता है ना। वो वाइट कलर का ग्लास जो होता है हमारे चिक्स चिन्स एंड फोरहेड, ऊपर वाले फोरहेड को बचाता है, ठीक है। तो अगर मान लो हम ऐसे खाली नॉर्मल टोपी पहने हुए तो ऊपर से जो गिरेगा वो तो बच जाएगा, लेकिन अगर कोई चीज़ सामने से आ रहा है तो वो तो हमारे चिक्स चिन्स को खराब कर देने वाला है, फोरहेड को खराब कर देने वाला है ना। छोटा सा भी पत्थर बहुत स्पीड में आ रहा है तो लग सकता है। तो उससे बचने के लिए क्या होता है, आपके फेस के सामने इस तरह से एक वाइट कलर का ऐसे लगा हुआ रहता है ग्लास, ट्रांसपेरेंट ग्लास, तो उसी को हम लोग कहते हैं बेलेकेफ्स। तो बेलेकेफ्स जो होता है वो आपको प्रोटेक्ट करता है आपके चिक्स को, चिन्स को एंड फोरहेड्स को। तो ये हमारे पूरे बॉडी मैंने पूरे फेस और हेड का प्रोटेक्शन होता है। अगर आपके फेस एंड हेड का प्रोटेक्शन आपके एग्जाम में आता है तो आपको इस तरीके से लिखना है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं आई प्रोटेक्शन। आई प्रोटेक्शन में ऑब्वियस ही बात है कि आपके आंख में थोड़ा सा भी चिंगारी जा सकता है या थोड़ा सा भी डस्ट चला जाए, है ना, तो आपका आंख डैमेज हो सकता है। या फिर अभी मैंने बताया कि ब्लास्ट हुआ, कहीं भी शॉर्ट सर्किट हुआ, ब्लास्ट हो गया, अब उससे छोटा मोटा जो भी लोहा का टुकड़ा वगैरह है, आयरन का पीस वगैरह है, वो अगर आपके आंख में गलती से चला गया तो आपका आंख का ऑपरेशन करवाना पड़ सकता है, इवन आपको एक आंख खोना भी पड़ सकता है। तो उसके लिए आपको आई प्रोटेक्शन चाहिए। तो आई प्रोटेक्शन में वाइट कलर का हम लोग एक ग्लास पहन के घूमते हैं, और ज़्यादातर कुछ कुछ होते हैं लोग जो फैक्ट्री में जाकर के ब्लैक कलर का चश्मा पहन लेते हैं अपने आप को हीरो दिखाने के लिए, तो वो नहीं करना चाहिए। हमें वाइट कलर का एकदम प्रोटेक्टेड, चारों तरफ से एकदम प्रोटेक्टेड ग्लास पहनना, ताकि कोई डस्ट वगैरह भी उसके अंदर ना जा सके, है ना। क्योंकि जब हजार्ड होता है ना तो भागने का और सोचने का मतलब क्षमता नहीं रहता है इंसान के अंदर। जब फैक्ट्री गिरने लगता है ना या फैक्ट्री में आग लग जाता है ना, तो जब फंसते हैं लोग तो समझ में आता है कि क्या गलती हमने किया, है ना। तो देखो आई प्रोटेक्शन में क्या करना है, एम्प्लॉय शॉल वियर पीपी फॉर द आई। एम्प्लॉय को पीपी पहनना ही है आई के लिए और फेस के लिए, ठीक है, आई और फेस के लिए। Whenever there is a danger of injury from the electrical arc, जब इलेक्ट्रिकल आर्क का कोई इंजरी का रहे, या फ्लैशेस माने चिंगारी वगैरह निकलने का, या फ्रॉम फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, माने ये तीन जगह पे हमें आई प्रोटेक्शन पहनना ही चाहिए। जहाँ जैसे लिखा हुआ है डेंजर फ्रॉम इलेक्ट्रिकल आर्क, कहीं लिखा हुआ है तो फट से चश्मा पहन लो। डेंजर फ्रॉम फ्लैशेस तो फट से चश्मा पहन लो। डेंजर फ्रॉम फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स तो फट से चश्मा पहन लो। माने कहीं इलेक्ट्रिकल आर्क, फ्लैशेस और फ्लाइंग ऑब्जेक्ट से अगर लिखा हुआ है तो आपको चश्मा पहनना है। रिजल्टिंग फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल एक्सप्लोजन, ये सब होता क्यों है, तो इलेक्ट्रिकल एक्सप्लोजन की वजह से, है ना। फेस शील्ड विथ द अप्रोप्रिएट आर्क फ्लैश रेटिंग। देखो जो फेस शील्ड आप पहनते हो, है ना, जो भी मैंने आपको बताया बेलेकेप्स, जो बेलेकेप्स आप पहनते हो वो उसका रेटिंग होता है, और वो रेटिंग हमेशा कैलोरी सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है ना। कैलोरी सेंटीमीटर स्क्वायर यानी कि वो हीट के बेसिस पे लिखा हुआ है।
तो कितना कैलोरी कितना सेंटीमीटर स्क्वायर है वो लिखा हुआ है। शॉल बी यूज फॉर द इलेक्ट्रिकल वर्क, तो आपको जब भी लेना है वो बेलाकेप्स तो उसको कैलोरी सेंटीमीटर स्क्वायर के रेटिंग में लेना है ना। कैलोरी मिलीमीटर स्क्वायर के रेटिंग में मत लेना, कैलोरी सेंटीमीटर स्क्वायर के रेटिंग में लेना, है ना, अगर सेफ इलेक्ट्रिकल वर्क के लिए काम करना है। सेफ्टी ग्लासेस और गूगल मस्ट बी ऑलवेज वॉर्म फ्रॉम द अंडरनीथ फेस शील्ड्स, है ना। और देखो जो भी फेस शील्ड्स होता है, बहुत कोई सोचता है अरे फेस का ऊपर तो ऐसे लगा हुआ है ही परत, अंदर चश्मा पहनने की क्या ज़रूरत है। लेकिन देखो यहाँ पे साफ साफ लिख रहा है कि आपको सेफ्टी ग्लासेस और गूगल्स को पहनना ही है, ठीक है। मस्ट ऑलवेज बी वॉर्न अंडरनीथ फेस शील्ड्स, मतलब आप अगर फेस शील्ड्स आप लगा हुआ है, आपका फेस का शील्ड अगर लगा हुआ है, फिर भी आपको चश्मा पहनना है। कहीं कोई भारी ऑब्जेक्ट पड़ा जिसके वजह से वो आपका फेस शील्ड टूट गया, है ना, तो ऐसा थोड़ी नहीं कि फेस शील्ड आपको हर चीज़ से बचा लेगा। बड़ा सा पत्थर आ गया आपके फेस पे तो फेस शील्ड तो टूट जाएगा, लेकिन अगर आप चश्मा पहनते हैं तो आपके फेस में थोड़ा बहुत चोट लगेगा, आपका आँख तो बच जाएगा ना। तो आपको चश्मा और फेस शील्ड दोनों पहनना है, मतलब आपको गूगल्स और फेस शील्ड दोनों पहनने हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका आई प्रोटेक्शन। इसमें और भी एक चीज़ लिखा है कि जो हमारा ग्लास होना चाहिए, ये तो बोलना ही मैं भूल गया कि ग्लास हमारा क्या होना चाहिए, नॉन कंडक्टिव सेफ्टी ग्लास होना चाहिए, है ना। क्या कि अगर हम लोग कंडक्टिव पहन लेते हैं, जैसे ये कंडक्टिव है, ये मेटल का है, ठीक है। आप सोच रहे हो सर कंडक्टिव थोड़ी ना होता है कोई चश्मा उस्मा, कंडक्टिव मतलब वो शीशा जो है तो वो कंडक्टिव नहीं होगा, ये जो साइड वाला जो है ना ये कंडक्टिव है। अगर करंट है कहीं पे भी, है ना, आर्क फ्लैश हो रहा है, मेरे चिंगारी कहीं से निकल रहा, तो वो करंट से ये पार्ट मैंने इसमें दिक्कत हो सकता है, तो हमें नॉन कंडक्टिव सेफ्टी ग्लास पहनना है ना, कहीं से भी कुछ भी हो सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं हैंड प्रोटेक्शन के बारे में। आपको ये पहला चैप्टर जो है ना इसमें यही सब पढ़ना है ना, इसमें कहीं भी थोड़ा सा भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का मेन पार्ट नहीं है ना। तो दूसरे चैप्टर से मज़ा आएगा, इस चैप्टर में आपको भी नींद आएगा और मेरे को भी पढ़ाने में नींद आएगा, लेकिन है इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने कभी ऐसा जानकारी लिया नहीं होगा जिस तरह का जानकारी आप अभी ले रहे हो, है ना। तो थोड़ा सा झेलो, है ना, और सीखो। एक बार सुन भी लोगे तो सीख लोगे, और एग्ज़ाम में आएगा तो भाई इतना लंबा लंबा लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। सोचो आपको पढ़ाने के लिए मैं इतना लिख लिख के पढ़ा रहा हूँ आप लोग को, ताकि आप एग्जाम में कम ना लिखें, अच्छे से लिखें। चलिए हैंड प्रोटेक्शन के बारे में बात करें तो एम्प्लॉय शॉल वियर रबर इंसुलेटिंग ग्लोव्स। हमें ना जो हमारे एम्प्लॉयज़ होंगे उन्हें कैसे कैसे ग्लोव्स देने हैं, हमें रबर इंसुलेटिंग ग्लोव्स देने हैं, ठीक है। प्रॉपरली साइज लेदर प्रोटेक्टर्स, और हमें एकदम बढ़िया साइज लेदर प्रोटेक्टर देना है। रबर का ग्लोव होना चाहिए जो हाथ में पहनेंगे इलेक्ट्रिकल से बचने के लिए। देखो ग्लोव बहुत तरह का होता है, लेकिन हमें रबर ग्लोव्स पहनने चाहिए और साइज लेदर प्रोटेक्टर पहनने चाहिए, ठीक है। और वेयर देयर इज अ डेंजर ऑफ हैंड और आर्म इंजरी, जहाँ पे भी हैंड और आर्म इंजरी का डेंजर लगता है ड्यू टू द कॉन्टैक्ट विद द लाइव पार्ट्स, ठीक है, ड्यू टू द कॉन्टैक्ट विद द लाइव पार्ट्स, किसका इसका इंजरी हो सकता है, हैंड और आर्म का इंजरी हो सकता है। और पॉसिबल एक्सप्लोजर ऑफ आर्क फ्लैश बर्न, उस जगह पे हमें ये रबर वाला ग्लोव्स और हमें साइज लेदर प्रोटेक्टर्स ज़रूर पहनने चाहिए, है ना। मैंने शर्ट वगैरह भी लेदर वगैरह का होना चाहिए, और हाथ में जो ग्लोव्स वगैरह पहनते हैं वो भी, या फिर हाथ में इतने दूर तक भी कम से कम शर्ट वगैरह जो भी है वो लेदर का होना चाहिए या रबर का, ठीक है। रबर ग्लोव्स आर यूज्ड फॉर द शॉक प्रोटेक्शन, ये जो रबर ग्लोव्स होते हैं इनको हम लोग शॉक प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं, है ना, यूज़ फॉर द शॉक प्रोटेक्शन, याद रखेंगे। आगे देखते हैं, रबर ग्लोव मस्ट बी टेस्टेड आफ्टर ईच यूज़। देखो हर एक यूज़ के बाद जो हमारे रबर ग्लोव्स होंगे, ये जो हमारे रबर ग्लोव्स होंगे वो हर एक मस्ट बी टेस्टेड, यहाँ लिखो क्या लिख रहा है, मस्ट बी टेस्टेड आफ्टर ईच यूज़, ईच यूज़ के बाद हमें वो चेक करना है। इफ़ नॉट वॉर्न विथ लेबर प्रोटेक्टेड, ठीक है, कि वो आपका मतलब जब भी अगर आपको पहनना है वो लेबर प्रोटेक्टर के साथ पहनना है, और हमेशा रबर ग्लोव्स को चेक करना है कि वो सही से काम कर रहा है कि नहीं। अगर नहीं कर रहा है, वर्क नहीं कर रहा है, तो आपको लेदर प्रोटेक्टर का यूज़ करना चाहिए, ठीक है। रबर एंड लेदर प्रोटेक्टिव स्लीव्स शॉल बी वॉर्न टुगेदर इन कॉम्बिनेशन, जब भी आप पहनेंगे तो रबर और लेदर को एक साथ पहनेंगे, है ना। रबर और लेदर को स्लीव्स को, देखो रबर का अगर आपने ग्लव्स पहन ले तो लेदर का स्लीव्स आप पहनेंगे एक साथ, है ना, शुड बी वॉल्ड टुगेदर इन अ कॉम्बिनेशन। तो यही है आपका क्या, हैंड प्रोटेक्शन। अब आगे बात करते हैं फुट प्रोटेक्शन। फुट प्रोटेक्शन में क्या है, इलेक्ट्रिकल वर्कर सॉल्व वियर द लेदर EH रेटेड, है ना, अर्थिंग बेसिस पे जो इसका रेटिंग होता है, EH रेटेड फुटवेयर, आपको EH रेटेड फुटवेयर पहनने। शुड बी क्लीन एंड फ्री ऑफ ऑयल एंड डेब्रिस। देखो ये फ्री ऑफ ऑयल एंड डेब्रिस क्यों कह रहा है, क्योंकि स्लिप करने की वजह से भी आपके साथ एक्सीडेंट हो सकता है ना, और आपको अर्थिंग वगैरह जैसा करंट लग सकता है।
तो आपको आपके जो भी शूज़ होंगे उसको क्लीन रखना है। जैसे होता क्या है कि आप फैक्ट्री में काम वगैरह करते हो, आपके पैर में काफ़ी पसीना होने की वजह से उसमें स्लिपरी नेचर हो जाता है, तो उस चीज़ पे आपको ध्यान देना है। और देखो ये यहाँ पे हमने कुछ ऐसे चार्ट बना रखा है, ये मैंने ऐसे कुछ डाउनलोड कर रखा है कुछ चार्ट्स। इस चार्ट्स को आपको खुद से पढ़ना है, ये आपके लिए मैंने डाउनलोड किया है, आपको खुद से पढ़ना है। इसमें देखो क्या कह रहा है कि ये चार्ट में आपको पढ़ना क्या है, पहले ये देखो आर्क फ्लैश पीपी कैटेगरीज, है ना। आपका जो पीपी कैटेगरी जो आर्क फ्लैश से बचने के लिए होता है वो क्या होता है ना। इसमें कुछ पैरामीटर्स दिए हुए हैं कि अगर मान लीजिए आपका 25 किलोवाट शॉर्ट सर्किट करंट अगर हो सकता है कहीं पे, तो आपको उससे 485 मिलीमीटर का बाउंड्री में दूर में रहना है, मैंने 19 इंच की दूरी पे रहना है। इसको आप खुद से पढ़ें, है ना, एक एक मार्क्स का क्वेश्चन इस पर बनाएं। ठीक, ये हो गया। फिर उसके बाद आपका डीसी सर्किट इक्विपमेंट के लिए आर्क फ्लैश बाउंड्री, ये हो गया। एसी सर्किट के लिए आर्क फ्लैश बाउंड्री, और ये डीसी सर्किट के लिए आर्क फ्लैश बाउंड्री। ठीक है। और देखो ये रबर इंसुलेटिंग इक्विपमेंट्स, देखो यहाँ लिख रहा है रबर इंसुलेटिंग इक्विपमेंट्स फॉर द वोल्टेज रिक्वायरमेंट, है ना। ये वोल्टेज रिक्वायरमेंट जो कितना वोल्टेज में कितना हमें रबर इंसुलेटिंग इक्विपमेंट्स पहनना है वो यहाँ पे दिया हुआ है, जो CFR 1910 137 टेबल 14 के तहत दिया गया है। ठीक है। फिर आपका यहाँ पे दिया हुआ है, नीचे देख लो, नीचे क्या दिया, मिनिमम क्लियर डिस्टेंस फॉर वर्किंग स्पेस, कि क्या क्लियर डिस्टेंस होने चाहिए वर्किंग स्पेस के लिए। तो ये आपको मैंने बस ऐसे चार्ट दे रखा है ताकि आप हमारे नोट्स को डाउनलोड करके इसको पढ़े, इससे एक एक मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। फिर आपको यहाँ दिया हुआ है कि इक्विपमेंट लेवलिंग एग्जाम्पल जस्ट लाइक आर्क फ्लैश एंड शॉक हजार्ड के लिए कितना का बाउंड्री होना चाहिए, ये चीज़ यहाँ पे लिख रहा है आर्क फ्लैश एंड शॉक बाउंड्रीज के लिए, है ना। 0.7 कैलोरी सेंटीमीटर स्क्वायर का आपका वेयरिंग ये होना चाहिए। फ्लैश हजार्ड एट 18 इंच का दूरी में होना चाहिए। जो भी आप इतने वोल्टेज के लिए अगर लोगे तो आपका शॉक हजार्ड ग्लोब्स लिमिटेड अप्रोच कितना दूर तक होना चाहिए, ये सब आपको खुद से पढ़ना है। ठीक है। फिर वही चीज़ है, इलेक्ट्रिकल शेफ वर्क कंडीशन मैंने पहले ही बता रखा है, अकॉर्डिंग्स विद द स्टैंडर्ड पॉलिसी एब्सेंस ऑफ वोल्टेज हमें चेक करना है ना। ये फिर से आ गया। अच्छा, ये भी मैंने बता रखा है कि जो भी आप इलेक्ट्रिकल वर्किंग शेप कंडीशन में ग्लोव वगैरह पहनोगे तो उसका कलर बस गाइडलाइन के लिए होगा, ये एक्स्ट्रा में मैंने लिखा है ना। कंफर्म क्लास ऑफ द ग्लोव रेटिंग, ग्लोव लेवल और स्टैम्प, और हमेशा आपको ग्लोव का लेवल और स्टैम्प चेक करना है कि उसका क्या लेवल है क्या स्टैम्प है। द रबर ग्लोव या फिर कफ शुड बी लॉन्गर देन द लेदर प्रोटेक्टर, आप जो भी लेदर प्रोटेक्टर लोगे उसका जो रबर का कफ होता है, कफ मतलब समझते हो ना, ये जो कलाई के पास जो होता है, तो ये कफ हमेशा लंबा रहना चाहिए, इतना लंबा कि मतलब इतना कवर कर ले, इतना पार्ट कम से कम, इतना पार्ट तो कम से कम कवर कर ले, उतना लंबा होना चाहिए। अदर इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स में बी रिक्वायर्ड फॉर द प्रोटेक्ट एम्प्लॉयज़ फ्रॉम द कॉन्टैक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल, वही बोल रहा है कुछ अदर भी हो सकते हैं, लेकिन जब भी आप किसी भी चीज़ को देखेंगे तो आप उसका बिना क्लास रेटिंग देखे हुए उस चीज़ को नहीं पहने, है ना। क्लास रेटिंग ऑफ वोल्टेज हजार्ड आपको हमेशा देखना है, फिर उसके बाद आपको उस चीज़ को पहनना है। ठीक है। अंडर गारमेंट शुड बी नॉन मेल्टिंग और अनटरीटेड फाइबर्स, जब भी आप कंपनी वगैरह में काम करने जाते हैं तो आपके जो भी अंडर गारमेंट्स होते हैं वो नॉन मेल्टिंग होने चाहिए, मतलब उससे ज़्यादातर पसीना ना निकले ऐसा आपको पहनना है। और अनट्रीटेड फाइबर्स होने चाहिए, माने उसके अंदर मतलब ऐसे फाइबर्स नहीं होने चाहिए जो आपको बिना मतलब के क्या बोल सकते हो पसीना दे, है ना। आपको अनट्रीटेड कॉटन लेना है जो आपको मैंने वो जो भी पसीना आपको निकल रहा है उसको वो क्या करे, एब्जॉर्ब करे और उसको ज़्यादा फैलाए ना, है ना। कंसल्ट आर्क रेटेड पीपी रिक्वायरमेंट व्हेन वर्किंग अराउंड द एनर्जाइज कंडक्टर, जब भी आप एनर्जाइज कंडक्टर के आसपास काम कर रहे हैं तो आपको कंसल्ट करना है आर्क रेटेड पीपी किट के, है ना, कि भाई आर्क रेटेड पीपी किट यहाँ के लिए कितना लगेगा, क्या पहनना चाहिए नहीं पहनना चाहिए, वो जो चार्ट मैंने दिया ना उसके हिसाब से। इन मोस्ट केसेस आर्क रेटेड क्लोथिंग विल बी ऑल्सो रिक्वायर्ड, और बहुत जगह पे आर्क रेटेड क्लोथिंग जो होता है अच्छे कंपनी में वो हमेशा रिक्वायर्ड रहता है, वहाँ पे दिया हुआ रहता है, कंपनी वाला आपको खुद देगा। फिर वही चीज़, बिफोर ईच यूज़ ग्लोव्स एंड स्लीव्स ऑल बी इंस्पेक्टेड, मतलब आपको हर एक यूज़ के बाद आपको ग्लोव्स को, क्योंकि देखो एक बार यूज़ किया ग्लोव फट भी सकता है ना, स्लीव्स फट भी सकता है, तो आपको हर एक यूज़ के बाद आपको ग्लोव्स और स्लीव्स को चेक करना है कि उसके अंदर कोई होल्स तो नहीं हो गया, उसके अंदर कोई रिब यानी कि जो बोलते हैं ना गांठ टाइप का वो तो नहीं हो गया, या टीयर्स या कोई छेद वगैरह तो नहीं है, या अल्ट्रा वायलेट डैमेज तो नहीं हो गया,
मैंने देख के नहीं समझ में आ रहा लेकिन अल्ट्रावायलेट डैमेज हो चुका है, तो उसको आपको चेक करना है। या फिर किसी केमिकल का साइन तो नहीं ना है, केमिकल का साइन रहने की वजह से अब मान लो कोई केमिकल गिर गया, बैटरी का पानी गिर गया या बैटरी का कोई सॉल्यूशन गिर गया, तो केमिकल गिर गया तो उससे आपका उस वक्त तो हाथ बच गया, लेकिन बाद में अगर कोई आदमी उसी को पहन के काम कर रहा है तो जहाँ केमिकल गिरा है वो पार्ट कमजोर है, अब उसके साथ जब भी हजार्ड वगैरह होगा तो वो पार्ट जल्दी फट जाएगा, उसका हाथ में चोट लग सकता है। तो उसको डेली चेक करना है, इंस्पेक्ट करना है, साइन ऑफ केमिकल डेटोरिनेशन और कॉन्टामिनेशन, ठीक है। तो वही दिया हुआ है कि उसका साइन ये ना हो। ग्लोव्स मस्ट बी एयर टेस्टेड बिफोर यूज़, और हमेशा उसको एयर टेस्टेड हमें करना है बिफोर यूज। तो ये सब चीज़ आपको पूछेगा कि हमें हैंड प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहनने से पहले क्या करना चाहिए, तो आपको यही सब है, चेस्ट टेस्ट वगैरह करना चाहिए, ठीक है। तो ये था गाइज आपका पूरा पीपीई माने पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। इस पूरे में आपने पढ़ा केवल और केवल पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स के बारे में। इसमें आपने देखा 3 चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हेड फेस प्रोटेक्शन, आई प्रोटेक्शन और हमारा हैंड प्रोटेक्शन, है ना, हैंड और फुट प्रोटेक्शन। तो ये 3-4 चीज़ आपको बहुत अच्छे से पढ़ने हैं, एग्जाम में आपका आ सकता है। और बाकी आपका कुछ नहीं है, शॉक से बचने के लिए क्या पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स है और इलेक्ट्रिकल हजार्ड वगैरह क्या होता है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा पीपीई किट। अब इसके बाद वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिकल सपोर्ट, मैंने इलेक्ट्रिकल सपोर्ट में बोल रहा हूँ, इसके बाद वाले चैप्टर में शायद आपका ये चीज़ है कि पीपीई किट होने के बाद कि अगर कहीं पर रेस्क्यू करना है, मैंने कहीं हजार्ड हो रहा है, तो कहीं हजार्ड हो गया, जैसे कहीं आग लग गया या कहीं चिंगारी मतलब कहीं करंट आ गया या पूरी जगह में आग लग गया है, तो क्या क्या रेस्क्यू टेक्निक्स होने चाहिए। क्योंकि देखो आग लगने के बाद जो भी लोग बाहर खड़े रहते हैं वो बस इंतजार करते हैं कि फायर ब्रिगेड वाला आएगा और वो उसको लेके जाएगा, माने आदमी लोग को निकालेगा। लेकिन अगर हम लोग खुद रेस्क्यू टेक्निक्स को जाने कि किस तरह का रेस्क्यू टेक्निक होता है, तो हम वहाँ से लोगों को बाहर निकाल सकते हैं और उनकी जान को बचा सकते हैं, है ना, फायर ब्रिगेड्स के आने के पहले। और अगर मान लो हम उसके बाद वाले चैप्टर में रेस्क्यू टेक्निक के बाद हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट एड। फर्स्ट एड में हम लोग पढ़ेंगे कि जैसे मान लो कोई आदमी को हमने रेस्क्यू करके बाहर निकाल लिया, तो अब बाहर निकालने के बाद उसका हालत बहुत गंभीर है, मैंने पैर जल गया है, हाथ जल गया है ना, बहुत कुछ हो गया है, या पैर पे पत्थर गिर गया या ऊपर से कुछ गिर गया तो पैर कट गया है, या पैर में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है, तो उस केस में वो आदमी का डेथ हो सकता है अगर उसको तुरंत हम लोग हॉस्पिटल नहीं ले जाए तो। और हॉस्पिटल हमारे फैक्ट्री से दूर है, क्योंकि जनरली जो भी फैक्ट्री होता है वो जो डेवलपमेंट एरियाज होते हैं उनसे दूर ही होता है। तो अब वहाँ पे एक्सीडेंट हो गया तो क्या करे भाई, तो उस आदमी को बहुत ही इंपॉर्टेंट फर्स्ट एड चाहिए। फर्स्ट एड का मतलब क्या होता है कि ऐसा प्राइमरी सर्जरी जिसके वजह से उस आदमी को थोड़ा टाइम मिल जाए हॉस्पिटल तक जाने के लिए, है ना, क्योंकि ब्लीडिंग अगर कंटिन्यू होते रहेगा और हम उसको कुछ नहीं करें तो आदमी का डेथ हो जाएगा, बॉडी से ब्लड निकल जाएगा सारा। लेकिन अगर हम ब्लीडिंग को रोक दे फर्स्ट एड के थ्रू, किसी फर्स्ट एड फैसिलिटीज़ के थ्रू, तो आदमी के पास थोड़ा टाइम मिल जाता है ना। तो हमें इस रेस्क्यू टेक्निक मैंने पहले हम निकालेंगे लोगों को, अब उसके बाद अगर उनका कंडीशन बहुत डेंजर है तो हमें फर्स्ट एड भी आना चाहिए ताकि हम उनको फर्स्ट एड दे सके। फर्स्ट एड दे करके अब उनको फिर हम हॉस्पिटल ट्रांसफ़र कर सके। तो आपको पहले रेस्क्यू टेक्निक सीखना है, फिर फर्स्ट एड सीखना है, फिर आपको सीखना है इलेक्ट्रोक्यूशन क्या होता है। इलेक्ट्रोक्यूशन में क्या होता है कि जैसे किसी आदमी को इलेक्ट्रिसिटी से डेथ हो गया तो उससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं, है ना, किसी आदमी का इलेक्ट्रिसिटी से डेथ हो जाए तो उससे बचने के लिए क्या करेंगे। और इन द लास्ट आपको पढ़ना है कि अर्थिंग सिस्टम क्या होता है, क्योंकि जो भी इलेक्ट्रिसिटी होता है उससे हम लोग बच तभी सकते हैं अगर हमने फैक्ट्री में या कहीं पे भी अपने घर पे भी अर्थिंग कर रखा है। तो लास्टली हमें अर्थिंग पढ़ना है, तो जाके आपका यूनिट 1 चैप्टर खत्म होगा। मतलब अभी आपको रेस्क्यू टेक्निक्स पढ़ने हैं, ठीक है, फिर उसके बाद आपको फर्स्ट एड पढ़ना है, फर्स्ट एड के बाद आपको पढ़ना है इलेक्ट्रोक्यूशन, और देन आपको पढ़ना है अर्थिंग। मतलब इस चैप्टर 1 का भी 4 लेक्चर और है। अभी आपके सामने मैंने 3 लेक्चर डेमो पर्पस पे यूट्यूब पे अपलोड किया है, बाकी के 4 लेक्चर्स आपको हमारे ऐप पे मिलेंगे प्रॉपर वे में, है ना। इनका सारा नोट्स भी हम हमारे ऐप पे आपको मिलेगा। और भी आपके जो भी कंटिन्यूज जो चैप्टर आएंगे, टोटल 6 चैप्टर है फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, तो वो टोटल जितने 6 चैप्टर्स के एक यूनिट में आपका कम से कम 9 से 10 वीडियो बनेगा। तो वो सारा चीज़ आपको हमारे ऐप पे मिलेगा, तो वहाँ पे आप प्लीज़ विजिट करें और चेक करें, और देन उसके बाद कोर्स अगर परचेज करना चाहते हैं तो परचेज करें। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।